Hello students, welcome you all in virtual classes. So SMB इंटर कॉलेज अलीगढ़ से हाई स्कूल विज्ञान जीव विज्ञान की वर्चुअल क्लासेस के लिए मैं आपका शिक्षक उपेंद्र सिंह उन्हें आपके समक्ष हाजिर हूँ। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तो 10th क्लास साइंस बायोलॉजी के लिए हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं NCERT का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस जीवन प्रक्रियाएं। और इसके अंतर्गत हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वो है पौधों में परिवहन, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे थे आजकल। सो अब तक हमने जो पढ़ा है इस टॉपिक से रिलेटेड कि सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को नॉर्मली पूरा कर लिया जाता है, लेकिन जब बहुकोशिकीय होने के कारण जीवों में जटिलता आती जाती है तो इसके लिए सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। जीवों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं प्रत्येक कोशिका के स्तर पर, जिसके लिए परिसंचरण तंत्र बनाया गया। यानी परिसंचरण तंत्र का महत्व आप अच्छी तरह से जानते हैं। जीवों में जंतुओं में परिसंचरण तंत्र क्या हुआ उसको अब तक आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्पेशली मानव का परिसंचरण तंत्र यानी अपने बारे में भी आप बहुत बेहतरी से जान चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पौधों के बारे में। और इससे पहले आप लोग जानते हैं कि पौधों की कुछ जैविक प्रक्रियाएं होती हैं जो अब तक आपने पढ़ा होगा कि पौधे हमारी तरह शोषण करते हैं, उन्हें भी पोषण की आवश्यकता होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको पूरा करने के लिए प्लांट्स के अंदर भी एनिमल्स की तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज़ मिलते हैं और टिश्यूज़ आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। सो वेरियस काइंड ऑफ द सिस्टम्स फॉर्म इन केस ऑफ द प्लांट्स। सो टुडे लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पौधों में परिवहन। और पौधों में परिवहन इस रिगार्ड में हम लोग लेकर के चलते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो पौधों में परिवहन। आप जानते हैं कि पौधों में परिवहन हेतु कोई विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जब आपने 9th क्लास में टिश्यूज़ पढ़े होंगे तो आपने पढ़े होगा कि 3 तरह के टिश्यूज़ होते हैं नॉर्मली, जो स्थायी ऊतक होते हैं, कुछ होते हैं सरल ऊतक, कुछ होते हैं फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स ऊतक, और कॉम्प्लेक्स ऊतक के बाद में कुछ होते हैं विशिष्ट प्रकार के ऊतक। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं जटिल ऊतकों के बारे में बात कर रहे हैं जो कंडक्शन का काम करते हैं। तो संवहन वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ में हम लोग स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज़ आती है कि आपने जैसे पढ़ा होगा कि उनको जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। तो जटिल ऊतक इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ द कंपोनेंट। एक से अधिक प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए उसको जटिल ऊतक कहा जाता है। जबकि सामान्यतः ऊतक की जो परिभाषा है उसमें कहा जाता है ग्रुप ऑफ द सेल्स विच आर सेम इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना में, कार्य में, उत्पत्ति में एक जैसा हो, लेकिन संरचना में, अब जरा ध्यान दीजिए, जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इसलिए हैं क्योंकि वो एक से अधिक प्रकार के कंपोनेंट से बने होते हैं। अब ये जो संरचनात्मक संवहन ऊतक होते हैं इनको बेसिकली 2 प्रकार के टिश्यूज प्लांट्स में डिस्कस किए गए हैं। एक होता है जाइलम ऊतक और दूसरा होता है फ्लोएम ऊतक, जाइलम ऊतक। तो जाइलम ऊतक के बारे में जहाँ तक सवाल है, इनके प्राइमरी काम क्या होते हैं आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। एक तो होता है कि जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। आप जानते हैं प्लांट्स के लिए मिनरल्स की इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वाटर की। वाटर उसके लिए अवेलेबल होता है मोस्टली रूट साइड में यानी ज़मीन के अंदर। उसको प्लांट के लिविंग पार्ट्स तक यानी सेल्स तक, यानी कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट जो है, लीव्स हैं, वहाँ तक पहुँचाने की आवश्यकता है। तो ये काम जो कौन करता है, जाइलम टिश्यू करता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जाइलम टिश्यू प्लांट के मैच्योर होने के बाद में क्या होगा कि ये वुड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वुड यानी कास्ट, तो कास्ट यानी लकड़ी के रूप में ये कन्वर्ट हो गया और पौधे को एक मजबूती प्रदान करेगा। आपने देखा ये लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं मजबूती से खड़े रहते हैं और बड़ी तेज आंधियाँ आती हैं और जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसके बेस पर उनका कहना चाहिए कि मजबूती से खड़े हुए जो हुए हैं वो किसकी वजह से खड़े हुए हैं, इस जाइलम टिश्यू की वजह से खड़े हुए हैं। दूसरा आता है फ्लोएम ऊतक। तो फ्लोएम ऊतक के बारे में हम लोग बात करें तो इसका बेसिकली काम होता है ट्रांसलोकेशन का, अर्थात पत्तियों ने जो भोजन बनाया उस भोजन को प्लांट के बाकी जो लिविंग पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का होता है। तो इस वे में हम लोग बात करते हैं तो
मेनली हम लोग बात करेंगे कि पौधे में भोजन और साथ ही साथ कुछ और वाइटल चीज़ें हैं, जैसे कि विटामिन स्पेशली हम लोग बात करें, और सॉरी वो क्या नाम है, हार्मोन्स जो हैं, तो हार्मोन्स को ट्रांसलोकेट करके पौधे के अन्य वायवीय क्या नाम है लिविंग पार्ट्स तक पहुंचाना, चाहे वो रूट्स रही हो, चाहे स्टेम हो, चाहे वो न्यूली फॉर्म बर्ड्स हों, नई पत्तियां हों, कलियां हों, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, हर जगह तक जो है उस फूड को ट्रांसलोकेट करना। और दूसरा जो काम होता है, जो छाल बन जाती है, आपने जो प्लांट्स में नॉर्मली नाम सुना होगा छाल यानी बार्क, तो जो बार्क पार्ट है उसके अंदर भी मेजर कंपोनेंट जो होता है फ्लोएम होता है। उसके अलावा माइन्यूट तौर पर अगर हम लोग बात करें तो एक हल्का सा जो है कुछ पौधों में फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं वो रेशे के फॉर्म में उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, मजबूती भी प्रदान करते हैं। जैसे स्पेशली हम लोग अगर बात करते हैं तो जैसे जूट वगैरह जो है उन सब में फ्लोएम या बास्ट फाइबर्स होते हैं। चलिए अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। जाइलम टिश्यूज, सो एज फार एज द जाइलम टिश्यूज इज कंसर्न, तो मैंने आपने बताया कि प्राइमरी इसके जो काम थे वो हमने डिस्कस किया। बेसिकली जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ द कंपोनेंट्स, 4 प्रकार के अवयव होते हैं इसके अंदर। ये अवयव कौन से हैं, आप एक डायग्राम के थ्रू पहले इसको देख पाएँ कि अभी हम लोग यहाँ पर 4 डिनोट किए हैं। नॉर्मली कंपोनेंट्स अगर हम लोग एग्जाम्स में आता है तो जाइलम के 4 तरह के कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं, एंड दीज आर द वाहिकाएँ, जिनको इंग्लिश में वेसल्स कहा जाता है। दूसरे होती हैं वाहिनिकाएँ, जैसे आपने देख भी रहे हैं यहाँ पर ए में जो लिखा हुआ है ट्रैकिड्स, तो वाहिनिकाएँ यानी ट्रैकिड्स हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों का मेजर काम जो होता है, मुख्य काम जो होता है वो क्या होता है, कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स होता है। जल और खनिज लवणों को ऊपर पहुँचाने का जो मुख्य कार्य है वो वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ करती हैं। और स्पेशली एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं वाहिकाएँ वेसल्स, so vessels are absent in case of a major group of the plants which is called as the gymnosperm। तो जिम्नोस्पर्म नाम का जो पादपों का एक विशाल समूह है जो आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, जिसमें हम लोग साइकस है, चीड़ है या कुछ और प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, तो उन सब के अंदर ये वेसल्स नहीं मिलती हैं, इसीलिए उनको वेसल लेस जो क्या नाम है फिनेरोगेम्स कहते हैं। तो स्पेशली मैंने बताया आपको कि वाहिकाएँ होती हैं, वाहिनिकाएँ होती हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथे नंबर पर आते हैं जाइलम के बने हुए रेशे या इसको इंग्लिश में हिंदी में आप लोग तंतु भी कह सकते हैं, तो जाइलम फाइबर्स। तो 4 कंपोनेंट्स हो गए जाइलम के। इट इज़ द जाइलम वेसल्स यानी कि जाइलम वाहिकाएँ, जाइलम ट्रैकिड्स यानी वाहिनिकाएँ, तीसरा होता है जाइलम मृदूतक और जाइलम रेशे। तो इसमें से मैं स्पेशली बात जैसे आपसे कर रहा था कि जाइलम रेशे और जाइलम वाहिनिकाएँ मिलकर के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो मजबूती जो प्रदान कर रहे हैं इसको, यानी यांत्रिक आलंबन जो प्रदान करेंगे। बाकी जो कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स जो है उसमें मेजर रोल जो होता है वाहिकाएँ, वाहिनिकाएँ और जाइलम मृदूतक का होता है। रेशों का, फाइबर्स का कोई मेजर रोल वाटर के कंडक्शन में नहीं होता, क्योंकि सामान्यतः जो जाइलम रेशे होते हैं, जाइलम तंतु होते हैं, उनका निर्माण मैच्योरिटी पे जा करके होता है। तो आई होप आप जाइलम के कंपोनेंट्स को भली भांति समझ चुके होंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में, जिन्हें हम लोग कहते हैं फ्लोएम टिश्यूज़। तो फ्लोएम जो कंडक्टिव टिश्यू है या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसे कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो जैसे जाइलम है सेम उसी तरह से फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, ये फ्लोएम के बारे में हम लोग बात करें तो फ्लोएम के अंदर भी वही जाइलम की तरह से 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्हें आप लोग इस डायग्राम के थ्रू देख पाएंगे। ये जो डायग्राम है इसको भी थोड़ा सा आप एग्जाम के लिए याद रखें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डायग्राम बताइएगा, लेकिन मेजर जो है आपको इसके कंपोनेंट्स मालूम होने चाहिए, और इसके अलावा इनका जो फंक्शन होता है, कार्य जो होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो फ्लोएम एलिमेंट्स है इनका फंक्शन क्या होगा। सो इस वे में लेके चलें तो जाइलम फ्लोएम के जो 4 कंपोनेंट्स हुए, लेट्स सी देम वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द सीड ट्यूब्स यानी चालनी नलिकाएँ। दूसरी होती हैं सखी कोशिकाएं या इंग्लिश में इसको कंपेनियन सेल कहते हैं, और कुछ किताबों में आपको इसमें सहचर कोशिकाएं, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो इस नाम से भी आपको मिल जाएगा। तीसरी जो होती हैं दे आर द फ्लोएम मृदूतक यानी वही फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे कि अभी तक पीछे भी आपको डिस्कस किया था, और इसके बाद में जो आता है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम रेशे। अभी मैंने जैसा बताया था कि ट्रांसलोकेशन का जो कार्य है उसमें मेजर रोल जो होता है
ओके, सो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फ्लोएम के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो मैं बताया आपको कि 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम में। दे आर द सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे। इनमें से मुख्य रूप से ट्रांसलोकेशन का जो कार्य होता है वो होता है इन चालनी नलिकाओं और सखी कोशिकाओं का। चालनी नलिकाओं के बारे में एक विशेषता और ये है कि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सारा जो सपोर्ट करता है, जो इसको कंट्रोल जो करेगी, वो यही कंपेनियन सेल्स होंगी जिनके अंदर न्यूक्लियस भी मिलता है। इसके अलावा जो मैकेनिकल सपोर्ट है उसमें मेजर रोल जो होता है फ्लोएम रेशे का रहता है। तो आपके लिए जो केवल इस स्तर पर यही इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें ये 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं। कार्य क्या है वो आप यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए यहाँ दिया गया है वो है वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, इसको डिफाइन करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी पौधे की द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में जो लॉस होता है, जो हानि होती है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये नॉर्मली करता क्या है कि रूट से जो वाटर एंड मिनरल्स हैं इनको जाइलम से होकर के ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां पर उस पानी और जो मिनरल्स हैं उनका उपयोग लाइफ प्रोसेसेस यानी मेजर जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसमें किया जाता है, और फोटोसिंथेसिस में वहां पर फूड का प्रिपरेशन होगा। इसके अलावा ये होता है कि जो भी अमाउंट ऑफ द वाटर ट्रांसपिरेशन पायरेशन के थ्रू जो ऊपर गया है उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है, और नॉर्मली पत्ती की सरफेस पर जो है स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा से जो है वेपर्स बन करके वो हवा में उड़ता रहता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसीलिए मैं बताया ना आपको, ऊपर जो लिखा ना हास मीन्स लॉस, तो पानी का जो है लॉस वाष्प के रूप में ज़्यादा होता है, नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती है। बाकी प्लांट्स के अंदर अपने अपने मैकेनिज्म होते हैं कैसे उसको इस चीज़ को कंट्रोल करना है, कैसे कम करना है पानी का लॉस बचाने का। जैसी जलवायु में पौधे उगते हैं उसी तरह के उनके अंदर मैकेनिज्म या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे अभी आपने देखा कि एक फिजियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका नाम है CM कोर्टिस। तो CM कोर्टिस का स्टेटमेंट है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, यानी आवश्यक भी है और दुर्गुण भी है। दुर्गुण का मतलब कमी है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में हमें ये लेकर के चलना है कि वाष्पोत्सर्जन के फायदे क्या क्या हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। तो एज फार एज द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज कंसर्न, तो जहाँ तक इसके लाभ के बारे में सवाल है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या है कि मिनरल्स और वाटर को ज़मीन में से पत्तियों तक पहुँचाने का जो काम है वो कौन करेगा, वो यही। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, ओके, यस, वाष्पोत्सर्जन मैं बताया वाष्पोत्सर्जन क्या होता है जाइलम के द्वारा। CM कोर्टिस, यस, सो CM कोर्टिस का जो स्टेटमेंट है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, तो ये बुराई कैसे है इसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सो वाष्पोत्सर्जन के कुछ अच्छे भी फायदे हैं मतलब, और कुछ जो है उसके लॉस भी हैं प्लांट को, तो दोनों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आपने बताया कि जो रस है यानी कि इसका जो सैप है, वाटर जो है प्लांट में जो पत्तियों तक पहुंचेगा, क्योंकि प्लांट्स की हाइट तो बहुत ऊंचाई तक हो सकती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पार्ट्स पे जाकर के पत्तियां हो सकती हैं, उनको वहां तक पानी को पहुंचाना है। अब जानते हैं इंडियन फ्लोरा में सबसे ऊंचा जो प्लांट है कितना ऊंचा हो सकता है, लगभग 90 फीट ऊंचा प्लांट है। 90 फीट का मतलब 9-10 माले की एक बिल्डिंग बना दीजिएगा, इतनी ऊंचाई तक पानी उसको पहुंचाना है। और दुनिया की अगर हम बात करें तो 366 फीट, यानी कि पूरे 35-40 फ्लोर ऊंची एक बिल्डिंग जो है, इतना ऊंचा पानी आपको पहुंचाना है। खैर कुल मिलाकर की बात यह है कि इसके लिए जाइलम एलिमेंट्स का यूज़ होगा, तो उसके अंदर पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पानी ऊपर तक पहुंचता है पत्तियों के द्वारा। चलिए, दूसरा, पानी जब पहुंच रहा है तो उसके साथ में कुछ खनिज लवण वगैरह भी पहुंचेंगे वहां तक, क्योंकि खनिज की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है प्रकाश संश्लेषण में और बाकी सारी वाइटल एक्टिविटीज़ में, चाहे वो फ्लावरिंग हो, चाहे वो फ्रूटिंग हो, चाहे वो कोई भी फिजियोलॉजिकल फिनोमिना रहा हो, सबके अंदर मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो ये मिनरल्स भी क्या होता है जो प्लांट है उसको वाष्पोत्सर्जन के थ्रू मिलते हैं,
बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाढ़ के पानी में बहता हुआ कीचड़ भी चला जाता है, उसी तरह से पानी के साथ में जो है छोटे मोटे जो खनिज वगैरह होते हैं वो भी सूक्ष्म तत्व घुल करके ऊपर पहुंच जाते हैं। हाँ, एक और चीज़ आप ले सकते हैं कि प्लांट जो है अपने सराउंडिंग में कूल एटमॉस्फेयर बनाता है, क्योंकि होता क्या है, अभी आप देख रहे हैं धड़ाधड़ गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी से आपने तो कूलर चला लिया, एसी चला लिया, लेकिन प्लांट के पास में कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म उसके पास जो है वो यही है कि प्लांट क्या करेगा कि पानी को जो है अपने वेपर्स के फॉर्म में उड़ाएगा तो अपने आसपास एक कूल एटमॉस्फेयर तैयार कर लेगा, सीधी सी बात ये। ओके, इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि अगर पानी की मात्रा ज़मीन में ज़्यादा है तो उसको भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बैलेंस किया जा सकता है। बाकी प्लांट्स में अपने अपने डिवाइसेस होती हैं कि अगर सराउंडिंग में पानी या जलवायु जो है वहाँ पर पानी की मात्रा कम है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, अगर ज़्यादा है तो उसके लिए क्या है, वो सब उसके अंदर एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज क्या नाम है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। बुराई क्या हो सकती है, दुर्गुण यानी कि बुराई क्या है, क्या नुकसान है प्लांट को, तो मैं आपको बताया कि प्लांट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका लगभग 90 to 95% बेकार में ही पानी खींचता है और प्लांट को उसमें एक्टिव एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो एक्टिव एनर्जी खर्च करने में प्लांट्स का तो लॉस है, ये अपनी एटीपी खर्च कर रहा है और वो उसकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, यानी कि आवश्यकता से कहीं अधिक पानी उसको खींचना पड़ता है जिसमें प्लांट की अपनी एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा एक और होता है कि जब गर्मी तेज पड़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी वाष्प बन करके उड़ रहा है स्टोमेटा के थ्रू और उसके साथ में कुछ आवश्यक पोषक तत्व जो हैं वो भी बाहर चले जाते हैं। तो जो पोषक तत्व मिलने चाहिए थे पत्ती की जो सेल्स हैं, पैलिशियड टिश्यूज़ हैं, वहाँ को वो सारे क्या होते हैं हवा में फालतू में वेस्ट हो जाते हैं या फिर पत्ती की सतह पर आकर के जम जाते हैं और कभी कभी तो इतना जम जाते हैं कि स्टोमेटा को ही चॉक कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से काफ़ी लॉसेस भी हैं। तो आप इसके कम से कम 2-3 बेनिफिट्स और 2-3 लॉस ले लीजिएगा कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसमें सैप। सैप मीन्स जो सैप का मतलब ये हुआ कि जो वाष्पोत्सर्जन में या फिर जाइलम के थ्रू पानी ऊपर खींचा जा रहा है, दैट इज़ नॉट ओनली द वाटर, इट इज़ नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ वॉट इट हैविंग मिनरल्स विद इन इट। इसके अंदर कुछ खनिज भी घुले हुए रहते हैं। तो जब जल के साथ में खनिज लवण घुल जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, इसको हम लोग सैप बोलते हैं। ठीक है, अगला जो आपके पास आता है दैट इज द रसारोहण। रसारोहण मीन्स रस का आरोहण। आरोहण मीन्स जो सैप है, सैप को ऊपर असेंड कैसे होगा, कैसे वो पत्तियों तक पहुंचेगा और कैसे पौधे की अपनी ज़रूरतें पूरी होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं आरोहण। तो ये कैसे होता है इसको आप जान लीजिए। आप कहेंगे कि जो जाइलम एलिमेंट्स हैं, मैं आपको ऊपर भी डिफाइन किया, दोबारा से बता रहे हैं कि जाइलम एलिमेंट्स के थ्रू ऊपर जो हीट एनर्जी है उससे एक पूल डेवलप होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहते हैं, उसके द्वारा रसारोहण होता है। इसको आपको इतना ही जानना है, बाकी कुछ नहीं, केवल डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो मैं बताया आपको कि इस प्रक्रिया में वाष्पोत्सर्जन का एक बहुत बड़ा रोल है। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है आपके पास में कि जो पत्तियों ने भोजन बनाया, जो फूड प्रिपेयर किया, उस फूड का ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, तो हम लोग जान लेते हैं। स्थानांतरण करने के लिए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में मैं आपको बताया था, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल ऊतक है फ्लोएम का, वो फ्लोएम का टिश्यू इसमें मेजर रोल प्ले करता है। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसी को स्थानांतरण कहते हैं। ये स्थानांतरण जो होता है फ्लोएम एलिमेंट्स के द्वारा होता है। अब यहाँ स्पेशल बात ये आती है कि जाइलम एलिमेंट्स के द्वारा जो रसारोहण हो रहा था उसकी दिशा फिक्स थी कि वो हमेशा रूट से ऊपर पत्तियों की तरफ ही जाएगा, लेकिन जहाँ तक बात है इस ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड की, तो जो फूड मटेरियल है इसका ट्रांसफर अलग अलग दिशाओं में हो सकता है जैसी रिक्वायरमेंट हो। तो पहली चीज़ तो जहाँ भी पौधे की लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो रूट में हो, चाहे शूट में हो, शूट मतलब तना में हो, चाहे पत्तियों में हो, जड़ में हो, फल, बीज, फ्रूट्स, wherever the living cells are within the plant, ट्रांसलोकेशन उस दिशा में होगा। ज़्यादा ट्रांसलोकेशन उस दिशा में होगा जहाँ पर फूड मटेरियल को स्टोरेज किया जा रहा हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ द फूड। आपको मालूम हो चाहे एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों,
आप बेहतरी से जानते हैं एनिमल्स अपना फूड मोस्टली ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल हो सकता है। तो बेसिकली प्लांट्स जो हैं मोस्ट ऑफ द केसेस स्टार्च की फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं। स्टार्च यानी कि मंड जो होता है, तो ट्रांसलोकेशन के यानी स्टोरेज जहां हो रहा है उस दिशा में क्या होगा कि ये ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है वो तेजी से होगा, तेज गति से होगा। अब ये फ्लोएम के द्वारा ही होता है, इसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं प्रयोग के द्वारा, वलय प्रयोग। तो वलय प्रयोग क्या है आइए जानते हैं एक छोटे से इस डायग्राम के द्वारा। अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि एक प्लांट है। नॉर्मली आप खुद भी कर सकते हैं इसको कि आप एक तेज स्टेरिलाइज चाकू लेकर के धीरे धीरे प्लांट की एक रिंग शेप में छाल उतार लीजिएगा। ओके, छाल उतारने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि छाल में अधिकांश भाग जो होता है वो फ्लोएम टिश्यू का होता है। तो आप इस तरह से ये कह सकते हैं कि अंदर जो वुड है, वुड के अलावा छाल की फॉर्म में आपने क्या हो फ्लोएम टिश्यू को सेपरेट कर दिया। अब कटेड पार्ट के ऊपर क्या कीजिएगा, आप मॉइस्चर के लिए कोई चीज़ लगा दीजिएगा, चाहे तो आप कॉटन लगा के पॉलीथीन लगा दीजिए, पानी से भर दीजिए उसको, जिससे कि नमी वहाँ बनी रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप बहुत सारे तरीके हैं, कुछ केसेस में गोबर वगैरह भी लगा करके उसमें मॉइस्चर रोकी जा सकती है कि आप गीला गोबर लगा दीजिएगा, नमी उसके अंदर होगी, फिर एक पॉलीथीन से पैक कर दीजिए जिससे नमी हवा में ना उड़े। तो वहाँ क्या होगा कि आप उसको हफ्ते 10 दिन बाद में जब खोल करके देखते हैं तो उस पार्ट में जो पत्तियों की तरफ का भाग होता है वो थोड़ा सा हल्का सा स्वेल अप हो जाता है, और स्वेल होने के अलावा उसमें छोटी छोटी सी रूट्स भी निकल आती हैं जो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि इसी भाग से होकर के क्या होता है फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है। बाकी पत्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेल्दी बनी रहती हैं एज इट इज। अच्छा, दूसरी चीज आती है कि आप इसी एक्सपेरिमेंट में दूसरी तरीके से कर सकते हैं किसी और प्लांट में सेम स्पीशीज के। आप क्या कीजिएगा कि उसके सेंट्रल पार्ट के अंदर किसी तरह से उसके जाइलम टिश्यूज को नष्ट कर दीजिए, मतलब बीच में से होकर के एक छेद बना दीजिएगा। ओके, तो छेद बनाने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल में कौन सा टिश्यू होता है, मैंने बताया सेंट्रल पार्ट में जो टिश्यू होगा दैट इज द जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू के बीच में जब छेद हो गया तो क्या होगा, असेंट ऑफ सैप है वो चेक हो गया, रसारोहण की प्रक्रिया जो है वो बाधित हो गई, और इस प्रकार से क्या होगा आप देखेंगे कि हफ्ते भर में उसकी पत्तियां धीरे धीरे कम होती रहेंगी, अपने आप उनमें एब्सेशन होता रहेगा, विलगन होता रहेगा, पत्तियां टूट करके नीचे गिरती रहेंगी बिना पतझड़ के। तो ये इस बात का प्रमाण है कि पानी का जो या सैप का जो ट्रांसलोकेशन ऊपर असेंट हो रहा था वो किसके थ्रू था, जाइलम के थ्रू था, जबकि फूड मटेरियल का जो ट्रांसलोकेशन होता है दैट इज थ्रू द फ्लोएम एलिमेंट्स। ओके, चलिए, तो अभी हमने जितना भी पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग जान लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, अपनी फेयर कॉपी में नोट्स भी बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है पौधे के संवहन ऊतकों का नाम लिखिएगा। प्लांट्स के वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं यू हैव टू मेंशन देयर नेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 में ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में आपने दिखाया कि जाइलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनके फंक्शन बताने हैं आपको, अवयव कौन कौन से, मैं बताया था 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके मेजर जो कार्य होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। सो विद इन द क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर कीजिएगा, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। चलिए जी, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में पूछा गया कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द रोल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन इन केस ऑफ द प्लांट्स। इस क्वेश्चन को ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, आवश्यक का एक डंडा कम कर लीजिए, इसको आपको सिद्ध करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में लेकर चलते हैं। सो विद इन द क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ असेंट ऑफ सैप। रसारोहण से आप क्या समझते हैं, आपको उसको डिफाइन करना है और आपको उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा कि फ्लोएम की केंद्रक रहित कोशिका का नाम बताइए। अभी आपने ध्यान से सुना होगा वीडियो को, तो आपने नाम जाना होगा उसका कि फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से किसी एक कंपोनेंट के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको उसका नाम बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देना है कि सिद्ध करो कि पौधों में जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड मटेरियल जो होता है,
वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो आपको कोई प्रयोग के द्वारा या किसी प्रकार से सिद्ध करना है, उसको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आपका जो वर्चुअल क्लासेस का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी प्रकार लॉकडाउन की छुट्टियों का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। कल हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अगले जो भी आपका लाइफ प्रोसेस रहा होगा परिसंचरण के बाद। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।